तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम बहनान। और जैसे कि आप लोग जानते हो, 3 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ के ऊपर, वक्फ कानून के ऊपर बहुत ही अहम चर्चा हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आज वक्फ कानून के खिलाफ जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है कोर्ट के अंदर, उन्होंने और एसजी मेहता साहब ने, दोनों ने अपनी अपनी दलीलें आज खत्म की। दोस्तों, उसके अंदर क्या कुछ पहलू रखे गए, क्या कुछ घमासान युद्ध के मानी एक चर्चा हुई, उसके बारे में आज हम जानेंगे। वक्फ के मामले में भी बैठते ही सीजेआई साहब ने और मसीह साहब ने एक ही बात रखी कि हमें बस इसी बात की चिंता है कि इस कानून पर रोक लगाई जाए या नहीं। एसजी श्री तुषार मेहता ने जज साहब से कहा कि बस 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है इस कानून पर। इस कानून के अंदर कोई भी चीज असंवैधानिक नहीं है। आगे तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ अल्लाह के लिए है और ये हमेशा से माना गया है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ की साबित ही नहीं होती तो फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी, तो उसकी स्थिति चेंज की जा सकती है। 3E के संदर्भ में फिर से एक बार सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेपीसी का कहना है कि आदिवासी इस्लाम का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनकी मूल स्थिति चेंज नहीं की जा सकती और इस तरीके से आदिवासी की जमीन वक्फ में नहीं कही जा सकती। तो कहीं ना कहीं आदिवासी अगर इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो वो आदिवासी नहीं रहते, और ये सारी बातों में एक उलझते हुए से श्री मेहता साहब दिखे। तो उसी पर जस्टिस मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस्लाम इस्लाम है और आदिवासी आदिवासी है, ये दो अलग रिलीजन है, इसे एक नहीं कह सकते आप। और अगर किसी ने, आपने किसी को जमीन दी और किसी ने ले ली, क्या ऐसा हो सकता है? और क्या वो जमीन उसी के नाम पे हो जाएगी? जो जस्टिस मसीह की बात थी उस पर तुषार मेहता कुछ असहमत नजर आए और उन्होंने कहा कि क्या हमें सुने बगैर ही स्टे दे दिया जाएगा इस बात पर? अगर हम देखें दोस्तों, तो कल से लेकर आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट के आधे सेशन, आज का भी, यानी 1.5 दिन से तुषार मेहता ही अपनी दलीलें कर रहे हैं और कोई भी पुख्ता दलील नहीं देखी जा सकती है इसमें। लेकिन फिर भी वो आज कह रहे हैं कि क्या हमें सुने बगैर ही स्टे दे दिया जाएगा? तो कहीं ना कहीं तुषार मेहता ही अपने बयानों में घिरते हुए नजर आए आज। इसी बीच तुषार मेहता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी रिफर किया, जिसके अंदर आदिवासी और दलितों की जमीनों के बारे में उल्लेख था कि आदिवासी और दलितों की जमीनें छीनी नहीं जा सकती। तो इस पर भी सीजेआई श्री ने ध्यान दिया, सेक्शन 104 का उल्लेख किया कि 2013 के बाद जब वक्फ अधिनियम बना तो उसके अंदर जो कोई भी गैर मुस्लिम अपनी जमीन को दान कर सकता था, वो अब नहीं कर सकता। ये इस पर जस्टिस मसीह और जस्टिस गवाई ने कहा कि कोई भी दान कर सकता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या इसे 2013 में लाया गया था? तो उसके ऊपर एसजी श्री मेहता ने कहा कि कोई भी मुस्लिम वक्फ कर सकता है, ये 1923 से लेकर 2013 तक के कानून में था, लेकिन 2013 में मुस्लिम शब्द को हटाकर कोई भी वक्फ कर सकता है ये बना दिया गया। कि वक्फ बनाना ही क्यों है? वक्फ की जगह आप ट्रस्ट बना सकते हो। दोस्तों, आप अगर ध्यान दोगे तो 3 दिन से लगातार सॉलिसिटर जनरल और सरकार के वकील यही कह रहे हैं कि वक्फ बनाना ही क्यों है, वक्फ की जगह सिर्फ आप ट्रस्ट बना सकते हो। श्री मेहता साहब ने 2023 के सरिया एक्ट को उठाते हुए कहा कि इसके अंदर भी बताया गया है 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में। 2023 के बारे में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरिया एक्ट 2023 को उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंदर भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में बताया गया है, और सरिया एक्ट का उपयोग करना हो तो उसे साबित करना होगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। और इस तरीके से तुषार मेहता साबित करना चाहते थे कि सरिया एक्ट के अंदर किसी को आपत्ति नहीं थी जब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात आई। अगर किसी को सरिया एक्ट से बेनिफिट लेने हो तो वो उस संदर्भ में सरिया एक्ट से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर जब वक्फ की बात आती है तो हर किसी को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पर आपत्ति होती है। इस तरीके की श्री तुषार मेहता ने अपनी दलीलों में बात की कि श्री तुषार मेहता ने बताते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि वक्फ बाय यूजर पहले था, लेकिन इसे हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, और हमने इसे हटाया है। इसी के साथ श्री तुषार मेहता के बाद
राजस्थान के एक वकील खड़े हुए, जो अलग अलग राज्यों के वकील हैं, उन्होंने भी इसमें अपने अपनी इंटरेस्ट दिखाया था। राजस्थान के वकील ने दलील करते हुए कहा कि वक्फ सिर्फ हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है। राजीव त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा कि इस कानून को पर अमल कराना ही चाहिए और सभी राज्यों में कराना जरूरी है। आखिर ये क्यों कहा कि सभी राज्यों में कराना जरूरी है? तो कुछ राज्यों के अंदर जहां पर, जैसे कि हम देखें कि ममता बनर्जी, उन्होंने बताया है कि बंगाल के अंदर ये कानून, वक्फ का जो कानून है वो हम नहीं अमल कराएंगे। इसी तरीके के अन्य अनेक राज्यों के अंदर वक्फ के जो कानून है वो उन राज्यों के हिसाब से उन्होंने बताया है कि हम इसको यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। इसी के साथ हरियाणा के एडवोकेट रणजीत कुमार अपनी दलील लेकर खड़े हुए और उन्होंने बताया कि जो भी एसजी श्री मेहता साहब ने जो दलीलें की है, मैं उन सारी दलीलों से सहमत हूं और हमारी भी, हरियाणा की सरकार की तरफ से हमारी भी दलीलें यही है। इसके बाद दोस्तों, जो सरकार की तरफ की दलीलें थी वो खत्म हुई और आप अगर कल से आपने मेरा एपिसोड देखा होगा तो आप देख सकते हो कि इनमें से किसी भी बात पर श्री चीफ जस्टिस साहब ने या उनकी बेंच ने बहुत ज्यादा कोई महत्व या रिकॉर्ड पे लेने वाली बात नहीं की। जबकि कल परसों के दिन कपिल सिब्बल जी की बात पर चीफ जस्टिस श्री ने कहा था कि 10 पॉइंट जो उनके हैं उनको रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। दोस्तों, इसी के बाद लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक के बाद कपिल सिब्बल जी वापस अपनी दलीलों के साथ खड़े होते हैं। कपिल सिब्बल जी ने अपनी बात शुरू करते हुए ही कहा कि क्या कानून की किसी भी किताब में लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा? आप अपनी बातों को घुमाइए नहीं, बातों को सीधे और साफ तरीके से कहिए। कपिल सिब्बल साहब ने आगे कहा कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, उसकी प्रोसीजर क्या होगी? तो इस पर जस्टिस मसीह साहब ने कहा कि 6 मंथ केस चलेगा और उसके बाद डिसाइड होगा, ये बता रहे हैं। तो सिब्बल साहब ने कहा 6 महीने वो वक्फ की प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी। इन्होंने बताया उस हिसाब से कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर डिस्प्यूट हुआ तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी सरकार के हस्तक चली जाएगी और उसका आकार बदल दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। और सरकार इस अधिनियम के अंदर किसी भी तरीके का प्रोसीजर तो दिखा ही नहीं रहा है कि आपको उस कानून के सामने उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ने कहाँ जाना है और उसकी प्रोसीजर क्या होगी। सरकार के सामने एक तरफ सरकार ही खुद लड़ेगी, सरकार से ही आर्ग्यूमेंट होगा और उसमें लड़ना कैसे है, ये बात का तो कोई खुलासा ही नहीं हो रहा है। तो इस पर कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इस बात पर तो स्टे मिलना ही चाहिए। जिस तरीके से कल सीजेआई श्री ने कहा था कि मुझे इस केस के अंदर संविधान के हिसाब से फैसला करना है, तो बहुत ही साफ तरीके से बताइए कि संविधान को आखिर किस तरीके से नुकसान हो रहा है कानून के लागू होने के बाद। तो कपिल सिब्बल साहब संविधान के हिसाब से आज दलीलें करते हुए दिखे। मैं कहा कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी कैसे रहेगी जब उस पर वक्फ ही नहीं लिखा होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर केस एक दाखिल होता है और उसकी प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर उसको वक्फ कहा ही नहीं जाएगा तो फिर वो मेरी प्रॉपर्टी कैसे रहेगी। उन्होंने हंसते हुए कटाक्ष में कहा कि किसी का हक इसलिए छीना जा रहा है कि वहां पे किसी ने सवाल उठा दिया। इस पर सीजेआई ने भी गंभीरता से सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कलेक्टर दावा करेगा तो ये होगा, लेकिन कैसे होगा। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि धारा 3R में जो प्रोविजन है वो सबसे बदतर है। अगर कलेक्टर खुद किसी चीज पर दावा करता है तो फिर वो कलेक्टर ही उसका फैसला कैसे कर सकता है। कपिल सिब्बल साहब ने मुहावरा देते हुए कहा कि मेरे पास अगर 200 साल से कोई कब्रिस्तान है और आज सरकार कह रही है कि यह अधिकृत नहीं है, यह इस्लाम के अंदर जरूरी नहीं है, तो फिर क्या। आगे कपिल सिब्बल साहब ने दलील करते हुए कहा कि पंजीकृत करने की जो बात आई, किसी प्रॉपर्टी को पंजीकृत कराने की जो बात आई, तो पंजीकृत करने की सत्ता और पंजीकृत करने का काम राज्य सरकार का है। तो अगर राज्य सरकार ने उनका काम नहीं किया तो उसका खामियाजा मुस्लिम समाज क्यों भुगते। पंजीकृत करने की बात अगर हो तो आज तक पंजीकृत क्यों नहीं किया गया, यह सवाल तो राज्य सरकार से होना चाहिए। तो उस पर मुस्लिम समाज या मुस्लिम मुतवल्ली उस पर क्यों जवाब दे और उसकी सजा मुस्लिम मुतवल्ली या मुस्लिम समाज को क्यों भुगतनी पड़े। उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में रजिस्टर्ड सिर्फ दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो अभी तक पंजीकृत हुई है, तो क्या पूरे दिल्ली के अंदर 2 ही प्रॉपर्टी है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो अब तक पंजीकृत हुई है।
तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है वक्फ की? और तो और गुजरात और उत्तराखंड, जहां पे सालों से बीजेपी की सरकार है, और वहां पर एक भी प्रॉपर्टी, 0% प्रॉपर्टी अभी तक पंजीकृत हुई है, एक भी प्रॉपर्टी पंजीकृत हुई नहीं है। कपिल सिब्बल साहब ने अपनी दलीलों में इन सारे प्रूफ को रखा। उन्होंने इन सारे पेपर्स की कॉपी सीजीआई श्री को दी, एसजी श्री तुषार मेहता को दी। उन्होंने ये सारे प्रूफ रखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या गुजरात और उत्तराखंड के अंदर एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। इसी पर आगे कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि संवैधानिक बेंच ने इससे पहले भी जजमेंट दिया है कि वक्फ बाय यूज के केस में किसी भी तरीके के डीड या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो इस जजमेंट का भी रेफरेंस सीजीआईसी को दिया गया। सीजीआईसी ने उस जजमेंट को अपने ध्यान पर लिया, उन्होंने उसे रिकॉर्डेड किया। उसके बाद कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जो ये वामसी पोर्टल की बात है, रजिस्टर्ड अभी तक की मिल्कत नहीं दिखाई जा रही है। 2013 के बाद 1600 गुना जो प्रॉपर्टी वक्फ की बढ़ी है, ये जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, तो उसके बारे में कपिल सिब्बल साहब ने दलील करते हुए कहा कि उसकी प्रोसीजर तो अभी सिर्फ 4 राज्यों में ही हुई है, यानी कि सिर्फ 4 राज्यों की प्रॉपर्टी ही पूरी तरीके से ऑनलाइन हो पाई है। इसमें गलती आखिर किसकी है? कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि यह काम तो सरकार का है, तो इसमें आखिर गलती किसकी है? कपिल सिब्बल साहब ने एसजी साहब को मुखातिब होते हुए कहा कि आप पूरी बात तो कोर्ट को बता ही नहीं रहे हो, पूरी बात बताइए, नहीं तो यह धोखा होगा। और इसके बाद कपिल सिब्बल साहब ने पूरी बात उन्होंने जो बताई उसका पूरा प्रूफ कोर्ट को और एसजी मेहता साहब को दिया कि ये देखिए, अभी तक सिर्फ 4 राज्यों की प्रॉपर्टी ऑनलाइन हुई है, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी पंजीकृत नहीं हुई है। कहीं पे कोई 1 दिखा रही है, कहीं पे कोई 2 दिखा रही है, पूरे के पूरे राज्यों में। तो क्या उनके अलावा कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है ही नहीं? इसके बाद जब इस कानून पर अमल करने की बात आएगी तो आप तो धड़ाधड़ बुलडोजर लेकर चला दोगे। 6 महीने में साबित करना होगा तो उसके पहले तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी। इस तरीके की दलीलें कपिल सिब्बल साहब ने आज बहुत धुआंधार तरीके से की। इस पर सीजेआई साहब ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, और उसके बाद कपिल सिब्बल साहब ने फिर से अपनी दलील शुरू करते हुए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि मैं इस्लाम के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहा हूं और समझना चाहता हूं। कुछ मेरे पास केसेस ऐसे आए कि जिसमें मुझे इस्लाम की कुछ बातों को समझने का मौका मिला, मैं आपको भी वो समझाता हूं। उन्होंने समझाते हुए कहा कि वक्फ एक बार किया गया वो हमेशा के लिए वक्फ होता है, और ये आफ्टर लाइफ के लिए है, मरने के बाद जो उसका सवाब होगा वो लोगों को मिले, उसके लिए ये वक्फ किया जाता है। इस पर सीजेआई श्री ने और जो जस्टिस मसीह थे उन्होंने भी हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि ऐसा तो हर धर्म में होता है, हर धर्म में जो चैरिटी की जाती है वो उन्हें आफ्टर लाइफ में कुछ पुण्य मिले उसके लिए की जाती है। तो इस बात को सुनकर कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इसी तरह से जिस तरीके से हिंदू चैरिटी के अंदर कोई मुस्लिम नहीं आ सकता, हिंदू मंदिरों के अंदर कोई मुस्लिम नहीं आ सकता, उसी तरीके से मुस्लिम वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि मस्जिद, कब्रिस्तान या कोई खानका या और कोई चीज, मदरसा हो या कुछ भी हो, उसके अंदर हिंदू कैसे आ सकता है, उसके अंदर गैर मुस्लिम कैसे आ सकता है। तरीके से अपनी बातों को समझाते हुए कपिल सिब्बल साहब ने अपनी दलीलें खत्म की। उसके बाद राजीव धवन जी खड़े हुए जो पिटिशनर के वकील हैं, उन्होंने अपनी दलील में समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से कल मेहता साहब ने कहा था कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने अपनी दलील में कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा ही है। जिस तरीके से रोजा, नमाज, हज, ज़कात ये सारे इस्लाम के मजबूत पहलू है, उसी तरीके से वक्फ भी इस्लाम का मजबूत पहलू है। जिस तरीके से वेदों में भी मंदिरों का जिक्र नहीं है, उसी तरीके से रोजा, नमाज, हज, ज़कात ये सब बातों में भी वक्फ नहीं कहा गया, लेकिन ज़कात का एक हिस्सा है वक्फ। और धवन साहब ने कहा कि इस पर कई हदीसें हैं और जेपीसी वक्फ की हदीसों के आगे नहीं जा सकता। और उसी तरीके से जो मेहता साहब का कल का इंटेंशन था कि वक्फ को इस्लाम का हिस्सा नहीं बताकर
जो आर्टिकल 25 संविधान का आर्टिकल 25 और 29 को जो हिट हो रहा है वो निकालने की उन्होंने कोशिश की थी, उसी पर धवन साहब वापस लाते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरीके से ये वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है और उसी तरीके से आर्टिकल 25 और 29 का खंडन हो रहा है। एडवोकेट श्री धवन साहब ने कहा कि जो एसजी मेहता साहब ने जो कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो ये कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, ये उन्होंने गलत बात कही है। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये कानून आता है तो ये कानून सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही नुकसान करेगा, हिंदू मंदिरों को ही नुकसान करेगा। कानून के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया है और उसी के तहत कई हिंदू मंदिर जो प्राचीन है उनको नुकसान होगा। कई हिंदू मंदिर और मठ के उदाहरण दिए और उन्होंने कहा कि अगर ये कानून अमल में आया तो इन मंदिर और इन मठों पर भी खतरा है, सरकार की इन पर भी बुरी नजर है। धवन साहब ने अपनी बात खत्म की और अभिषेक मनु संघवी साहब ने अपनी बात और अपनी दलीलें रखनी सुप्रीम कोर्ट के सामने शुरू की। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए हंसते हुए कटाक्ष करते हुए कहा कि कानून ने ही इसे दिया और कानून ही इसे ले रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, कानून है या प्रभु है। उन्होंने आगे तर्क अंदाज में कहा कि कानून द्वारा इस्लाम की अवधारणा करना सही नहीं है। उन्होंने इस कानून को एक दुष्चक्र बताया। उन्होंने धारा 36(1) की बात की, 3R की बात की, इसी तरीके से अनेक धाराओं की बात की और कहा कि किस धाराओं के द्वारा सरकार ने कई चीजों में छूट देने की बात की और फिर अगली ही धारा में उस छूट को वापस खींच लेने की बात की। तो ये उन्होंने एक अलग सा चक्रव्यूह बताया। आगे संघवी साहब ने अनेक जजमेंट्स रखे और उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का जो जजमेंट था उसके अलावा हर एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अनेक बार बता चुकी है कि सेल डीड या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूज बताने के लिए सेल डीड या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। बताया कि संविधान के आर्टिकल 15 जिसके अंदर हर एक इंसान को अपने अपने रिलीजन पे अपने अपने मन के हिसाब से किसी भी रिलीजन पे चलने की छूट दी गई है। तो ये जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सीधे सीधा संविधान के आर्टिकल 15 को नुकसान कर रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के एक एडवोकेट खड़े हुए जो जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से आए थे। उन्होंने अपनी दलील करते हुए कहा कि मैंने पूरे कुरान को पढ़ा है और कुरान के अंदर वक्फ को बताया गया है सूरह बकरा के अंदर। उन्होंने पूरी आयत के साथ उन्होंने बताया कि इस्लाम के अंदर किस तरीके से वक्फ जो है वो अनिवार्य है और जो एसजी मेहता साहब है वो कोर्ट को किस तरीके से झूठ के अंदर डाल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के एक एडवोकेट ने बताया। उन्होंने पैगंबर साहब का मुहावरा देते हुए कहा कि उन्होंने जब हिजरत की तब उन्होंने अपने सहाबाओं के बागों को वक्फ करने की उन्हें तरतीब बताई और कई हदीसों के अंदर वक्फ की बात बताई गई है। तो ये तो हमारे नबी से साबित है। इसी तरीके से हुजैफा अहमदी जो पिटिशनर एडवोकेट है उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने भी लिमिटेशन एक्ट के तहत कई चीजों को रखा और उन्होंने एसजी मेहता साहब की जो दलीलें थी उन्हें लिमिटेशन एक्ट और अनेक एक्ट के तहत गलत साबित किया। और दोस्तों इसी तरीके से आज की जो ये बहस थी वो खत्म हुई। अब देखना यह है कि इसमें जजमेंट क्या आता है। जजमेंट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। इसमें अगर कोई भी जजमेंट अगर आता है तो हम आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ और इन सारी दलीलों में आपकी क्या राय है ये भी मुझे आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों अलविदा।